गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी का एक मेन अट्रैक्शन है। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जीएसटी जो है वो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से मच बेटर है, राइट। क्योंकि अगर हम अर्लियर टैक्सेस की बात करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम था कि हम टैक्स पर टैक्स दिया करते थे, यानी डबल टैक्सेशन का प्रोविज़न था, जो कि फाइनली जो कंज्यूमर है उसके लिए बड़ा हार्मफुल साबित होता था, क्योंकि उससे प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते थे गुड्स के या सर्विसेज के। लेकिन जीएसटी में जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, यानी टैक्स ऑन टैक्स वाला जो फंडा था वो अब रिमूव किया गया है जीएसटी में। और वो किस तरीके से रिमूव किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अब क्या है, पहले हमें वो समझना होगा। यहाँ आप देख सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट में 3 वर्ड्स हैं, इनपुट, टैक्स एंड क्रेडिट। ठीक है, हम इसे 2 ही वर्ड मानेंगे, एक इनपुट मानेंगे और एक टैक्स क्रेडिट मानेंगे। यानी हमें इनपुट पर जो टैक्स दिया गया है, राइट, उसका क्रेडिट जो मिलता है दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट का मतलब जो इनवर्ड सप्लाई है, जो सप्लाई आपको की गई है। यानी अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और उस पर जो हम टैक्स देते हैं दैट इज़ टैक्स ऑन इनपुट या टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज, राइट। तो वो जो टैक्स आपने दिया है, राइट, वो उसका क्रेडिट आपको मिल सकता है जब आप आउटपुट टैक्स देंगे, यानी जब सेल ऑफ गुड्स होगी, उन्हीं गुड्स को जब सेल किया जाएगा और उस पर जो टैक्स दिया जाएगा, यानी जो आउटपुट टैक्स होगा, यानी कि जो टैक्स ऑन आउटपुट होगा, उसमें से आप इस इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा जो टैक्स हम एक बार पे कर चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो आपने गुड्स की परचेज़ पर टैक्स दिया है उसको गुड्स की सेल पर दिए जाने वाले टैक्स से हटा दिया जाना, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनपुट टैक्स की कि इनपुट टैक्स क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इनवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स देते हैं, यानी कि जो भी हम माल परचेज़ करते हैं, जो गुड्स परचेज़ करते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, उस पर जो आप टैक्स देते हैं। अब देखिए उस पर हम कई तरह के टैक्स दे सकते हैं, जैसे CGST है, IGST है, SGST है, राइट। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं और हम किस एरिया में ले रहे हैं, हम इंट्रा स्टेट ले रहे हैं या इंटर स्टेट ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड जो चार्ज बेसिस है, जिस पर फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है कि जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर टैक्स पे करता है, दैट इज़ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर जो टैक्स लगाया जाता है। तो वो कई प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST आपको अप्लाई देना होगा, और अगर वो इंटर स्टेट है या वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सीन है, इम्पोर्ट का सीन है, तो वहाँ पर आपको IGST देना होगा। यूनियन टेरिटरीज़ के केस में आप UTGST और CGST पे करते हो। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस समय क्या सीन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम जो टैक्स पे करते हैं फॉरवर्ड चार्ज के केस में। प्लस में IGST मैंने आपको बता ही दिया, इनपुट, यानी कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये हैं जब हम अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में हमें देना होगा, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो IGST हो गया, और अगर कई बार हम रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी टैक्स देते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि नॉर्मल रूल तो यही है कि जो सप्लायर है वही टैक्स पे करता है, लेकिन कभी कभी जब सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, इन दैट केस जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसे टैक्स पे करना होता है। उसे बोलेंगे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, जिस पर बेस होकर हमारा जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करता है। तो इस तरीके के जो टैक्स पे किए जाते हैं सप्लाईज़ पर, इनवर्ड सप्लाईज़ पर, दैट इज़ इनपुट टैक्स। ठीक है, और इसी को एडजस्ट करने का जो राइट आपको मिलता है, जो अधिकार मिलता है, जिसके तहत आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सिंपल भाषा में आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो
कि इनपुट टैक्स में क्या क्या शामिल हो गया, हमने देख लिया ना, ये तीनों चीज़ें आ गई। लेकिन एक आप यहाँ देख सकते हो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, डजंट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं एक वीडियो में। कॉम्पोजिशन लेवी मीन्स कि ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत जो स्मॉल टैक्स पेयर होता है और जो स्पेशली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उस पर अगर स्मॉल टैक्स पेयर है तो वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आने वाला टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, ये रूल है जीएसटी लॉ का, राइट। चलिए आगे हम चलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल। जैसे कि ये आप पैराग्राफ देख सकते हो, इसमें सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी हैं कि इनपुट क्या चीज़ है, टैक्स का क्रेडिट क्या चीज़ है, आपको ये कब मिल सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं और कुछ आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इन दैट केस यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम पहले ज़रूर समझेंगे, हालांकि काफ़ी सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम्पल में थोड़ा सा नीचे आपको कोशिश करनी होगी देखने की। एबीसी लिमिटेड ने रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं बाय की हैं, ख़रीदे हैं पॉलिएस्टर। उसने क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता है तो वो इनपुट यानी कि मटेरियल जो लेता है वो फ्रॉम मिस्टर समथिंग से लेता है, 200 रुपये उसको दे रहा है और एक CGST पे कर रहा है 20 रुपये का। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देती हूँ, वहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। क्लियर सी मैं बता रही हूँ आपको बात कि 200 रुपये का उसने इनपुट लिया है, मतलब मटेरियल परचेज़ किया है, 20 रुपीज़ उसने CGST के दिए हैं, टोटल उसने 220 रुपये पे किए हैं, राइट। और उसने क्या किया, 400 रुपये में वो चीज़ बेच दी। आप देख सकते हो, ही सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹400 प्लस टैक्सेस मीन्स हिज वैल्यू। अभी इसका मतलब क्या हुआ, आपने 200 की सामान ख़रीदा, 20 रुपीज़ टैक्स पे किया, 400 में आपने सामान बेच दिया, लेकिन उसके साथ आपने टैक्सेस भी दिए हैं। अब 400 पर टैक्सेस कह रहा है, GST जो रेट होगा 400 पे वो 12% का होगा। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ 400 को तो मेरा 48 रुपीज़ का टैक्स बनता है। अभी ये 48 क्या है, ये है मेरा आउटपुट टैक्स, चेक कर सकते हो आप। दिस इज़ माई आउटपुट टैक्स 48। इनपुट टैक्स आपको ध्यान हो हमने कितना दिया था, 20 रुपीज़। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को जब हम माइनस कर लेते हैं, इसे ही बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी इनपुट टैक्स कितना हुआ मेरा, 20 हुआ कि नहीं, और आउटपुट टैक्स हुआ मेरा 48। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, 20 रुपीज़ का मिलेगा। यानी कि आउटपुट पर अब आपको एग्जैक्टली टैक्स कितना पे करना है, 48 - 20 इज इक्वल टू 28। ओके, क्लियर हो गया ये वाली बात। तो यही था हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के बाद मतलब वो लेने के बाद हमको पे करना है। यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करने के बाद जो बचता है वही आपको फाइनली पे करना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देयर आर 2 थिंग्स कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब एलिजिबल होने के बाद देखना पड़ेगा कि आप कुछ कंडीशन फॉलो कर रहे हो या नहीं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर एलिजिबल यानी कि कौन पर्सन एलिजिबल है। हर रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर गेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी उसको एक तो रजिस्टर होना होगा। ठीक है, सबसे पहला मेन जो आपका एलिजिबिलिटी है, योग्यता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए GST लॉ के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो है सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस, यानी आप जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो पहले ये चेक करना होगा कि जो आपने गुड्स बाई की हैं, परचेज़ की हैं, उनका इस्तेमाल आपने बिज़नेस के लिए करना है। मतलब आपका ट्रेडिंग या जो भी आपका बिज़नेस है, बेचने का है, सेल परचेज़ का है, तो जो आपका सप्लाई हुआ है इनवर्ड सप्लाई, वो अब जब आप आगे सप्लाई करेंगे दैट इज़ फॉर बिज़नेस पर्पसेस। ठीक है, और तीसरा है क्रेडिट अवेलमेंट। एक सेकेंड, हाँ ओके, तो
तो और क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, ऑब्वियसली जो भी हमने इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया होगा हमें मैक्सिमम उतना ही क्रेडिट मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता। ये तो हो गई हमारी जी एलिजिबिलिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है। एक तो रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है, और दूसरा आपका जो आपने मटेरियल लिया है उसका मकसद आपको बिज़नेस में इस्तेमाल करना है, मतलब उसको बिज़नेस पर्पस के लिए ही आपने लिया है। और तीसरा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उतना मिल सकता है जितना आपने टैक्स पे किया, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करेंगे हम कंडीशंस की। तो कंडीशन क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। देखिए, ये तो हमने क्लियर कर दिया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है, लेकिन अगर आपने एक कंडीशन पूरी नहीं की देन बेशक आप रजिस्टर्ड पर्सन भी क्यों नहीं है, इवन देन यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट कैपेबल, you are not allowed to take that benefit, right। अब वो कौन कौन सी हैं, उनमें नंबरिंग लगी हुई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स बाय रिसिपिएंट। मतलब क्या है कि अगर क्योंकि आप रिसिपिएंट हो, इन दैट केस आपको इनवर्ड सप्लाई हुआ है ना, आप रिसिपिएंट हो, जब आप आगे सप्लाई करेंगे तभी आपको आउटपुट टैक्स देना है और उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपने माल ख़रीदा था और जब आपने इनपुट टैक्स पे किया था तो उस माल से रिलेटेड, उस गुड्स से रिलेटेड क्या आपके पास कोई बिल्स हैं, राइट, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, या आपके पास सप्लायर के द्वारा दिया गया डेबिट नोट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं जो प्रूव करेंगे कि आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। दूसरी बात, रिसीप्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट। अब दूसरा जो कंडीशन ये है कि आपको वो गुड्स और सर्विसेज जिन पर आपने इनपुट टैक्स पे किया है और जिसका क्रेडिट आप आगे फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स में लेने वाले हो, वो गुड्स आपने रिसीव कर ली है, यानी ही और शी हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी जिन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो आपको रिसीव हो चुकी हों, चाहे वो खुद उस पर्सन ने दी हैं या उसके एजेंट ने दी हैं, उससे कोई हमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट, राइट। तो अभी जिस टैक्स का बेनिफिट लेने की आप सोच रहे हो, बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने वो टैक्स सरकार को पे कर दिया होगा। अभी तक अगर आपने इनपुट टैक्स पे ही नहीं किया है देन यू आर नॉट अलाउड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट कैसे लोगे जब आपने पे ही नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आपने पे किया है सप्लायर को और सप्लायर ने गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली जो भी अथॉरिटी है जिसका काम है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, उसने या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने आपसे टैक्स या जो भी आपसे जो भी उसने कॉस्ट का या जो प्राइस लिया होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होगा। वो टैक्स उसने सरकार को जमा करा दिया हो तभी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न बाय सप्लायर। अभी सप्लायर कौन है, आप हो। आप रिटर्न आप आगे आउटपुट टैक्स देने वाले हैं। देन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने फर्निश कर दिया मंथली रिटर्न, जो भी हमारा बिज़नेस होता है उसमें मंथली रिटर्न हमें भेजनी होती है। तो सेक्शन 39 के अंदर फॉर्म नंबर GSTR मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न आपने पार्ट 3 भर दिया है, ठीक है। ऑन द रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट ऑफ इनपुट्स, मान लीजिए आप जो भी सप्लाई ले रहे हो, जिस पर आप इनपुट टैक्स पे कर रहे हो या कर चुके हो, उसको अगर इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जा रहा है, मान लीजिए कुछ गुड्स आपने ख़रीदी हैं वो आपको एक साथ डिलीवरी नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट में वो दी जा रही हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज़। मान लीजिए आपको जब गुड्स दी जाती हैं, यानी आप रिसिपिएंट हैं और सप्लायर ने आपको गुड्स दी हैं, बट आपने अभी तक सप्लायर को पेमेंट नहीं की है। कब तक नहीं गई है, 180 दिन तक पेमेंट नहीं की है। मतलब जिस दिन आपको इनवॉइस मिला सप्लायर से और उसके 180 दिन तक भी
आपने पेमेंट नहीं की है, तो क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक सरकार को टैक्स पूरा जाएगा नहीं, और जब तक सरकार को टैक्स नहीं जाएगा तब तक आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तक आप टैक्स पे आप पेमेंट ही नहीं करते हैं किसको, सप्लायर को, तो सप्लायर को दिए जाने वाला अमाउंट प्लस में जो टैक्स का अमाउंट है वो आपके होल्ड पे रहेगा। वो उसका बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पेमेंट उसको कर नहीं देते। तो ये एक तरीके से आउटपुट टैक्स के साथ, क्योंकि आउटपुट टैक्स आपको देना है ना, और आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे हो पाएगा जब तक आप पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो वो अमाउंट जो आपको अभी देना है, पहले वाला टैक्स भी और वो अमाउंट भी, वो आउटपुट टैक्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स विच इज़ रिवर्स। मतलब क्या है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर की जगह रिसिपिएंट टैक्स पे करता है, इन दैट केस इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो भी सप्लायर की जगह रिसिपिएंट को भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे वही सप्लायर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट कंडीशन है ये, नो डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। मतलब क्या है, मान लीजिए कुछ आप कैपिटल गुड्स ले रहे हैं और या कोई प्लांट एंड मशीनरी जैसी गुड्स ले रहे हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, राइट। और जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बारी आएगी तो हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि कुछ वस्तुएं ऑब्वियसली गुड्स तो ऐसी नहीं होती, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है तो वो डेप्रिशिएबल है, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स टाइप कुछ ऐसी तरह की गुड्स हैं जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो को जो इन गुड्स की, या जो कैपिटल गुड्स हैं या जो प्लांट एंड मशीनरी है, उनका जो कॉस्ट का जो पार्ट है, जो हमारा टैक्स का पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी। फिर से बता रही हूँ, टैक्स कंपोनेंट जो उनकी कॉस्ट का जो टैक्स वाला पोर्शन है उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ नेट वैल्यू पे चार्ज होगा, जो टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है हमको। तो ये कुछ कंडीशन है आपको फॉलो करनी है। अगर आप एलिजिबल भी हो प्लस में आप इन कंडीशंस को भी पूरा करते हैं, इन दैट केस यू आर कैपेबल, यू आर एलिजिबल, यू आर अलाउड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम ITC। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ध्यान में रख लेते हैं। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आपको ITC लेना है। सबसे पहले तो अगर सप्लायर आपको बिल दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, तो वो आपको अपने पास आपके होना चाहिए। अगर रेगुलर सप्लाई हो रही है तो आपके पास इनवॉइस ज़रूर होना चाहिए। अगर रिवर्स चार्ज के तहत रिवर्स चार्ज में क्या होता है, अब सप्लायर की बजाय आप टैक्स पे करोगे। आप रिसिपिएंट हो, इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स वो नहीं पे करेगा, आप पे करोगे। नाउ यू आर रिसिपिएंट ना, ठीक है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर उल्टा मामला हो गया कि जब आपने आगे आउटपुट टैक्स देना है, इन केस मान लीजिए आप रजिस्टर्ड नहीं पर्सन नहीं हो, तो जो रिसिपिएंट होगा वो वो टैक्स पे करेगा, तो वो आपको बिल देगा, ठीक है। तो जब भी रिवर्स चार्ज का सीन होता है तो सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट जो है वो इनवॉइस देता है। जैसे यहाँ पर तो आप देख सकते हो ना, इनवॉइस कौन दे रहा है, नॉर्मल सप्लाई में सप्लायर देता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट इनवॉइस देता है। ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा, नॉर्मल सप्लाई में भी और वैसे भी जो सप्लायर होता है वो आपको एक डेबिट नोट देता है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। अगर इंपोर्ट का मामला है तो बिल ऑफ एंट्री है, और इसके अलावा ISD होता है इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये कौन है, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर? मतलब मान लीजिए एक छोटा सा एक कंपनी है जो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को सर्विसेज अरेंज करके सप्लाई कर रही है, ठीक है।
एक्चुअली क्या है, असली सप्लायर कोई और है। सप्लायर जो है वो मेन हेड ऑफिस में सर्विसेज देगा और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, मेन जो हेड ऑफिस है हमारा, ठीक है ना। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपका एक तरह से हेड ऑफिस हो गया जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं। तो ब्रांचेज़ अलग अलग लेवल पे उन सर्विसेज का बेनिफिट लेती हैं और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो प्रोपोर्शनेटली सबको जो है उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करेगा वो भी हमारे पास होने चाहिए। फिर से देख ले, नॉर्मल सप्लाई के केस में इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, रिवर्स चार्ज के केस में इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट, डेबिट नोट बाय सप्लायर, इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय आईएसडी मींस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स और इससे पहले आपने बात की कंडीशंस की, एलिजिबिलिटी की। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नए डॉक्यूमेंट्स पे या नई चीज़ों पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।